अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट खान टीवी, वो चैनल जहां हर रात से पर्दा उठाया जाता है। आज हम एक खौफनाक सच्ची कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये कहानी है उस शख्स की जिसने दुनिया को दूसरी जंगे अजीम में झोंक दिया। एक ऐसा आमिर जिसका नाम सुनते ही खौफ और नफरत दिलों में जाग उठती है, एडोल्फ हिटलर। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसकी मौत आज भी एक ऐसा राज है जिसने पूरी दुनिया को उलझा रखा है। क्या हिटलर वाकई बर्लिन के बंकर में मरा, या फिर वो जनूबी अमेरिका के जंगलात में नई शनाख्त के साथ जिंदा रहा? आज हम आपको वो हक़ाइक़ दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। दिलचस्प बात यह है कि हिटलर की पैदाइश से ही उसकी जिंदगी परअसरारियत में लिपटी हुई थी। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1879 को पैदा हुआ था। इसकी पैदाइश ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे ब्राउनआउ एम इन में हुई, जो उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत का हिस्सा था। ये कस्बा जर्मनी की सरहद के करीब है, इसीलिए बचपन से ही हिटलर का झुकाव जर्मन कौमियत की तरफ था। इसके वालिद अलोइस हिटलर की पैदाइश गैर शादीशुदा थी। इसके वालिद अलोइस हिटलर की असल शनाख्त पर आज भी सवालिया निशान है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हिटलर के नाना एक यहूदी ताजिर लियोपोल्ड फ्रैंकेनबर्गर थे। अगर ये दुरुस्त है तो दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी दुश्मन खुद जुज़वी तौर पर यहूदी था। हिटलर को बचपन से ही ड्राइंग और पेंटिंग का शौक था। वो वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में 2 बार दाखला लेने गया, लेकिन दोनों बार रिजेक्ट कर दिया गया। इसके ख्वाब थे कि वो एक बड़ा मुसव्विर या आर्किटेक्ट बने। दाखला ना मिलने के बाद वो वियना ऑस्ट्रिया में कई साल तक एक गरीब और बेघर शख्स की तरह रहा। अक्सर होमलेस शेल्टर्स और मेल्स हाउसेस में रहता। वो छोटे मोटे तस्वीरी खाके, पोस्ट कार्ड्स और इमारतों की ड्राइंग बनाकर बेचता था ताकि खाने पीने का खर्च निकल सके। कभी कभी मजदूरी भी करता, लेकिन ज्यादा देर किसी काम पर टिक नहीं पाता। एडोल्फ हिटलर की तालीम ज्यादा लंबी नहीं थी। वो कभी यूनिवर्सिटी या आला इदारे तक नहीं पहुंच सका। इसकी तालीमी कहानी कुछ यूं है। हिटलर ने अपनी इब्तदाई तालीम ऑस्ट्रिया के कस्बे फिशलहैम में शुरू की, प्राइमरी स्कूल। इसके बाद वो लैम्बैक के एक स्कूल में पढ़ा। दिलचस्प बात यह है कि इसी इलाके के चर्च में उसने पहली बार स्वास्तिका का निशान देखा, जो बाद में नाजी पार्टी की अलामत बना। हाई स्कूल। आगे चलकर हिटलर ने लिंस रियाल शूले हाई स्कूल में तालीम हासिल की। शुरू में वो मेहनती तालिब इल्म था, लेकिन बाद में पढ़ाई से बेजार हो गया। अक्सर क्लासेस छोड़ देता और ख़ास तौर पर रियाजी और साइंस में कमज़ोर था। उसे आर्ट और ड्राइंग का शौक था, इसी वजह से आम मज़ामीन में दिलचस्पी नहीं लेता था। यूं कहा जा सकता है कि हिटलर की तालीम हाई स्कूल की सतह से आगे ना बढ़ सकी और वो कभी भी बाज़ाब्ता डिग्री होल्डर नहीं था। हिटलर का बचपन नफ्सियाती जख्मों से भरा था। हिटलर ने अपने वालिदैन के झगड़ों, सख्ती और गैर यकीनी माहौल को देखा। बाप का सख्त रवैया, माँ की बीमारी और एक यहूदी डॉक्टर के हाथों उसकी मौत ने उसके दिल में यहूदियों के खिलाफ ऐसी नफरत पैदा की जो कभी खत्म ना हुई। हिटलर के कई बहन भाई थे, मगर अक्सर बचपन में ही मर गए। यही गम और खानदानी बेसुकूनी ने इसकी शख्सियत में एक तारीक पहलू पैदा किया। वो एक नाकाम मुसव्विर था जिसकी पेंटिंग्स आज करोड़ों में नीलाम होती है, लेकिन ये नाकामी ही उसे सियासत और इंतकाम की राह पर ले गई। नौजवानी के दिनों में हिटलर सिर्फ सियासत या फौज से मुतासिर नहीं था, बल्कि वो खुफिया सोसाइटीज और ओकल्ट उलूम में भी दिलचस्पी लेता था। हिटलर थ्यूज सोसाइटी से मुतासिर हुआ। ये एक ओकल्ट ग्रुप था जो रूहानियत, काला जादू और कदीम आरियाई नस्ल पर यकीन रखता था। थ्यूज सोसाइटी और परासरार ग्रुप्स ने इस पर गहरा असर डाला। नाजी पार्टी के कई रहनुमा काला जादू और ब्लैक सन जैसी अलामतों पर यकीन रखते थे। हिटलर ने भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्हीं तरीकों का सहारा लिया। यहाँ तक कि नाजियों का मशहूर निशान स्वास्तिका भी दरअसल एक कदीम रूहानी अलामत थी, जिसे हिटलर ने अपनी शनाख्त बना डाला। यानी फौज से पहले हिटलर की जिंदगी एक नाकाम आर्टिस्ट, भटका हुआ मजदूर और गरीब शख्स की थी। पहली जंग अजीम 1914 में फौज में शामिल होना ही वो मोड़ था जिसने इसकी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। पहली जंग अजीम में हिटलर एक आम सिपाही था, लेकिन गैर मामूली बहादुरी दिखाने पर उसे आयरन क्रॉस जैसा बड़ा फौजी आजाज मिला।
जंग के दौरान कई बार जख्मी हुआ। गैस के हमले में आंखें भी मुतासिर हुई, मगर वो बच गया। जंग के बाद फौज ने उसे एक प्रोपेगेंडा यूनिट में लगा दिया। यही वो जगह थी जहां हिटलर की असल ताकत यानी तकरीर का जादू सामने आया। वो अल्फाज से लोगों के जज्बात भड़काना जानता था। इसी दौरान 1919 में वो एक छोटी सी जर्मन वर्कर्स पार्टी की मीटिंग में गया और अपनी बातों से सब पर छा गया। पार्टी के बानी ने फौरन उसे शामिल कर लिया और जल्द ही हिटलर उस पार्टी का सबसे नुमाया चेहरा बन गया। 1920 में पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनी। हिटलर ने इसे फौजी डिसिप्लिन के साथ मुनज़्ज़म किया। जल्द से फौजी जुलूसों जैसे होते सुर्ख झंडे, स्वास्तिका का निशान और गूंजते हुए नारे लोगों के दिलों को जला देते। गुर्बत और जिल्लत में डूबे जर्मन अवाम को हिटलर ने उम्मीद दी, दुश्मन दिखाया और ये यकीन दिलाया कि सिर्फ वही जर्मनी को अजीम बना सकता है। हिटलर गोश्त नहीं खाता था, वेजिटेरियन था और शराब भी नहीं पीता था। हिटलर को कुत्ते बहुत पसंद थे। उसका जर्मन शेफर्ड ब्लॉन्डी हमेशा उसके साथ रहता था। हिटलर आर्ट और फन तामीर में बहुत दिलचस्पी रखता था। उसकी तकरीरें खास तकनीक पर मबनी थी। वो आहिस्ता शुरू करता और आहिस्ता आहिस्ता चीखने के अंदाज में लोगों को जोश दिलाता। यूं एक आम सिपाही अपनी तकरीर और प्रोपेगेंडा की ताकत से चंद सालों में पार्टी का लीडर और फिर पूरे जर्मनी का हुक्मरान बन गया। एडोल्फ हिटलर यहूदियों को जर्मनी की शिकस्त और माशी तबाही का जिम्मेदार समझता था। इसका मानना था कि यहूदी जर्मन कौम को खोखला कर रहे हैं और आर्याई नस्ल के दुश्मन है। इसी नफरत ने नाजियों को होलोकॉस्ट जैसा खौफनाक मंसूबा बनाने पर मजबूर किया। हिटलर ने एक तकरीर में कहा, यहूदी इंसान नहीं बल्कि एक बीमारी है। जैसे जिस्म में कैंसर होता है, वैसे ही कौमों के जिस्म में यहूदी होते हैं। यहूदी एक जहरीला सांप है जो खामोशी से किसी कौम के खून को चूसता है और उसे कमजोर कर देता है। अगर दुनिया जंग अजीम में दोबारा डूब गई तो यहूदियों की वजह से होगा और उसका अंजाम यहूदी नस्ल के मुकम्मल खात्मे की सूरत में निकलेगा। ये मंसूबा नाजी जर्मनी ने 1942 में बनाया था। बर्लिन के करीब एक खुफिया इजलास हुआ जिसे वानजी कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। यहाँ फैसला किया गया कि यहूदी नस्ल को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। इसे हतमी हल यानी फाइनल सोल्यूशन कहा गया और इसी के बाद यूरोप भर में बड़े पैमाने पर यहूदियों को खत्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। हिटलर ने इस सब को मुमकिन बनाने के लिए प्रोपेगेंडा की मशीनरी को भरपूर इस्तेमाल किया। रेडियो, अखबारात, फिल्में और पोस्टर्स यहूदियों को जर्मन कौम का दुश्मन साबित करने के लिए इस्तेमाल किए गए। नाजी प्रोपेगेंडा वजीर जोसेफ गोएबल्स ने लोगों के जहनों में ये बात बिठा दी कि यहूदी अगर ख़त्म ना किए गए तो जर्मन कौम भी ख़त्म हो जाएगी। हॉलोकॉस्ट की हकीकत सिर्फ यहूदियों के कत्ल तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये तारीख का एक ऐसा स्याह बाब था जिसमें लाखों दूसरे लोग भी नाजियों के जुल्म का शिकार हुए। अंदाज़ा है कि तकरीबन 60 लाख यहूदी कत्ल किए गए, लेकिन उनके साथ पोलैंड के आम शहरी, रूसी जंगी कैदी, जिप्सी, रोमा नस्ल के लोग, माजूर अफराद और सियासी मुखालिफिन भी जिंदा जलाए गए, गोलियों से मारे गए या बीमारी और भूख के हवाले कर दिए गए। इन कत्ले आम के लिए जर्मनी और यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में कंसंट्रेशन कैंप्स और डेथ कैंप्स बनाए गए। सबसे बदनाम कैंपों में आउशविट्स, ट्रेबलिंका और सोबिबोर शामिल थे। यहाँ लोगों को ट्रेनों में भरकर लाया जाता और ज्यादातर को सीधा गैस चेंबर्स में भेज दिया जाता। हजारों अफराद को जबरी मशक्कत पर लगाया गया, जहां भूख, थकन और बीमारी ने उनकी जान ले ली। कुछ को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियों से मार दिया गया। ये सब एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत किया जा रहा था। जो काम के काबिल समझे जाते उन्हें जबरी मशक्कत पर भेज दिया जाता और जो कमजोर या बीमार होते उन्हें सीधा गैस चेंबर्स की तरफ धकेल दिया जाता। गुस्ल खाने का बहाना देकर अंदर बंद किया जाता और जहरीली गैस छोड़ दी जाती। चंद ही मिनटों में हजारों लोग दम घुटने से मर जाते। लेकिन ये भी इख्तिताम न था। उन लाशों को छुपाने के लिए बड़े बड़े क्रिमेटोरियम और भट्टियां कायम की गईं, जहां इंसानी जिस्मों को जलाकर राख बना दिया जाता। कुछ लाशें इज्तमाई कब्रों में दफन की गईं, कुछ को खुले मैदानों में आग लगाकर खत्म कर दिया गया। जैसे जैसे जंग का इख्तिताम करीब आया, नाजियों ने अपने जराइम के सबूत मिटाने के लिए पुरानी कब्रों को खोद कर भी लाशों को जला दिया। ये सब कुछ इस कदर मुनज़्ज़म और
सनअती अंदाज में किया कि तारीख आज भी उसे इंसानियत का सबसे बड़ा और सबसे भयानक कत्ले आम करार देती है। नाजियों ने लाशों को ज्यादातर क्रिमेटोरिया में जलाकर राख बनाई या बड़े इज्तमाई कब्रों से निकालकर दोबारा जला दिया ताकि सबूत मिटाया जा सके। ये राख आमतौर पर कब्रिस्तानों में दफन की गई, लेकिन जुल्म के इस समंदर में मज़ाहमत की लहरें भी उठीं। सबसे बड़ी मिसाल वारसा घेटो बगावत है। नाजी फौज ने पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में हजारों यहूदियों को एक इलाके में कैद कर दिया था। वहां के यहूदियों ने 1943 में हथियार उठाए और नाजी फौज के खिलाफ खड़े हो गए। अगरचे ये बगावत कचल दी गई, लेकिन ये तारीख में जुल्म के खिलाफ एक अजीम अलामत बन गई। इंसानियत के कुछ हीरो भी सामने आए जिन्होंने अपनी जानें खतरे में डालकर यहूदियों को बचाया। सबसे मशहूर नाम ऑस्कर शिंडलर का है, जो एक जर्मन बिजनेसमैन था। उसने अपनी फैक्ट्री में सैकड़ों यहूदियों को मुलाजमत देकर उन्हें गैस चेंबर से बचाया। इसकी बहादुरी बाद में शिंडलर्स लिस्ट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुई। हिटलर की फौज सिर्फ हथियारों पर नहीं बल्कि खुफिया साइंसी तजर्बात पर भी खड़ी थी। नाजी साइंसदान डाई ग्लॉके यानी द बेल पर काम कर रहे थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एंटी ग्रेविटी मशीन थी। कुछ रिसर्चर्स तो ये भी दावा करते हैं कि नाजियों ने इब्तिदाई यूएफओ टेक्नोलॉजी पर तजुर्बे किए, जो बाद में अमेरिका और रूस ने अपने खलाई प्रोग्राम्स में इस्तेमाल की। इस दौर में जर्मनी ने V2 रॉकेट जैसी इजादात करके जदीद स्पेस साइंस की बुनियाद रख दी थी। हिटलर की फौज इब्तिदा में नाकाबिले शिकस्त लगती थी, यूरोप के कई ममालिक पर कब्जा कर चुकी थी, मगर जल्द ही सब बदल गया। सबसे बड़ी गलती उस वक्त हुई जब उसने रूस पर हमला किया। बर्फानी सर्दी, लंबा महाज और रूसियों की जबरदस्त मज़ाहमत ने जर्मन फौज को चकनाचूर कर दिया। फिर अमेरिका जंग में कूद पड़ा, जदीद हथियारों और ताकतवर बहरी बेड़ों के साथ, जिसने बरतानिया और रूस के साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ इत्तेहाद मजबूत कर लिया। उधर हिटलर की जिद और गलत हिकमत अमली ने हालात और भी खराब किए। वो अपनी फौज को पीछे हटने की इजाजत ना देता। नतीजा ये निकला कि लाखों सिपाही मारे गए या कैदी बन गए। जब इत्तेहादी अफवाज ने मगरबी यूरोप में डी डे के नाम से हमला किया तो नाजी फौज दो तरफा दबाव में आ गई। मशरिक से रूस बढ़ रहा था और मगरिब से अमेरिका और बरतानिया। आखिरकार बर्लिन घेरे में आ गया। फौज टूट गई और मई 1945 में हिटलर की सल्तनत खत्म हो गई। बर्लिन खंडर बन चुका था। रूसी फौज शहर की गलियों में घुस चुकी थी। तारीख कहती है कि हिटलर ने अपने बंकर में पिस्तौल से खुदकुशी की और उसकी लाश जला दी गई। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी की और चंद घंटों बाद दोनों की लाशें सामने आईं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई उसकी लाश थी? जब सोवियत फौज बर्लिन पहुंची तो उन्होंने दावा किया कि हिटलर की लाश इनके पास है, लेकिन 2009 में रूस के पास मौजूद हिटलर की खोपड़ी का DNA टेस्ट किया गया तो वो एक 40 साला औरत ही निकली। जर्मनी की हुकूमत हमेशा यही दावा करती रही कि हिटलर 1945 में मर गया था, लेकिन रूस, अमेरिका और यूरोप की कई तहकीकात में तजादात सामने आए। दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने फाइनल सॉल्यूशन के नाम पर 6 मिलियन यहूदियों और लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि वो खुद आखिर तक कमजोर और नशा आवर दवाइयों का मोहताज हो चुका था। इसका जाती डॉक्टर रोजाना उसे अजीब इंजेक्शन लगाता। जंग के इख्तिताम पर दुनिया ने फैसला किया कि इस जुल्म का हिसाब जरूर लिया जाएगा। 1945 में नोरेम्बर्ग ट्रायल्स हुए, जहां नाजी जर्मनी के बड़े लीडरों को अदालत के कटहरे में लाया गया। कई को सजाए मौत दी गई और कई को उम्र कैद। दिलचस्प नुक्ता यह है, इसके बाद होलोकॉस्ट के जख्मों ने दुनिया को इतना हिला दिया कि यहूदियों के लिए एक अलहदा रियासत कायम करने का फैसला हुआ। यहूदी रियासत यानी इसराइल के कयाम को कानूनी जवाज मिला और 1948 में इसराइल वजूद में आया। ये एक बड़ा तारीखी तजाद है। हिटलर सिर्फ सियासत और फौजी ताकत का आदमी नहीं था, इसके इर्द गिर्द एक और भयानक दुनिया बसी हुई थी, ओकल्ट यानी खुफिया और शैतानी ताकतों की दुनिया। नाजी पार्टी के पीछे थूल सोसाइटी और व्रिल सोसाइटी जैसे ग्रोह थे।
ये लोग ब्लैक सन की पूजा करते और तबत्ती लामाज के जरिए परअसरार उलूम हासिल करने की कोशिश करते। तारीख कहती है कि जब इत्तेहादी फौजें बर्लिन में दाखिल हुई तो कई नाजी अफसरान को इज्तिमाई खुदकुशी करते पाया गया, जैसे वो किसी खुफिया राज को बचाने के लिए दुनिया छोड़ गए हो। नाजी जर्मनी सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं था, उन्होंने ऐसी फौजी टेक्नोलॉजी ईजाद की जो अपने वक्त से कई दहाइयां आगे थी। V2 रॉकेट ने खला की दौड़ की बुनियाद रखी। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स और सबसे परअसरार ईजाद डाई ग्लोके यानी द बेल। कहा जाता है कि ये टेक्नोलॉजी वक्त और कशिशे शकल को तोड़ने के करीब थी। हैरान कुन बात यह है कि जंग के बाद अमेरिका ने नाजी साइंसदानों को अपने साथ मिला लिया। नासा और CIA की बुनियाद इन्हीं दिमागों ने रखी। अमेरिका ने 1600 से ज्यादा नाजी साइंसदानों को अपने मुल्क ले जाकर नासा और CIA के लिए काम पर लगा दिया। वर्नर वॉन ब्राउन, जो नाजी रॉकेट प्रोग्राम का सरबराह था, नासा का बानी बना। नाजी अफसरान और फौजी जनूबी अमेरिका फरार हुए और नई शनाख्त के साथ रहने लगे। हिटलर का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल बताया जाता है। अमेरिका ने 1946 में अंटार्कटिका में एक बड़ी फौजी मुहिम भेजी। कहा जाता है कि ये नाजी बेस को तबाह करने के लिए थी। आज भी यूरोप और अमेरिका में यादगारें और म्यूजियम बने हुए हैं जो इंसानियत को ये सबक देते हैं कि ऐसा जुल्म दोबारा कभी ना हो। यही वजह है कि दुनिया अब भी कहती है नेवर अगेन, ये जुल्म दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। जंग के बाद अमेरिका ने नाजी साइंसदानों को अपने मुल्क लाया ताकि वो रॉकेट और खलाई प्रोग्राम पर काम करें। वर्नर वॉन ब्राउन नावी रॉकेट प्रोग्राम का सरबराह था जो बाद में नासा का बानी साइंसदान बना। इससे ये सवाल उठता है कि अगर नाजी साइंसदान अमेरिका ले जाए गए तो क्या हिटलर भी किसी मुल्क ने खुफिया तौर पर पनाह दी? अमेरिकी FBI की खुफिया फाइल्स बताती हैं कि हिटलर जंग के बाद जनूबी अमेरिका में देखा गया। अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली के छोटे शहरों में ऐसे मकामात मिले जहां जर्मन जबान बोली जाती थी। अर्जेंटीना में मौजूद ला फाल्दा होटल के मालिकान खुलेआम नाजियों के हिमायती थे। कहा जाता है कि हिटलर ने खुद उस होटल में कुछ वक्त गुजारा। तो क्या वो वाकई फरार होकर एक नई जिंदगी गुजार रहा था? हिटलर और नाजी अफसरान ने जंग के दौरान बेशुमार खजाने छुपाए। नाजी गोल्ड ट्रेन और एम्बर रूम की तलाश आज भी जारी है। ऑस्ट्रिया के लेक टॉपलेट्स की गहराइयों में भी खुफिया खजाने और नाजी फाइल्स छुपाए गए थे। कहा जाता है कि कई गोताखोर इन खजाने की तलाश में मर चुके हैं। 1947 में अमेरिका ने अंटार्कटिका में ऑपरेशन हाई जंप लॉन्च किया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अमेरिकी बहरिया वापस भाग आए। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि उनके जहाजों पर UFOs ने हमला किया। नाजी अफवाहें कहती हैं कि हिटलर ने अंटार्कटिका में एक खुफिया बेस बना रखा था जहां वो जदीद टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। अर्जेंटीना के एक गांव से मिली एक तस्वीर में एक बूढ़ा शख्स दिखाया गया जो हिटलर से हैरान कुन हद तक मुशाबिहत रखता था। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? हिटलर को जिंदगी के आखिरी सालों में पार्किंसंस डिजीज थी, जिसकी वजह से उसके हाथ और चेहरा कांपते थे। इसका जाती डॉक्टर थियोडोर मोरेल इसे अजीब दवाएं देता था जिनमें मॉर्फिन और मेथेम्फेटामीन क्रिस्टल मेथ शामिल थी। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि इसके कई डबल्स रखे गए थे जो अवामी तकरीरों और सरकारी मुलाकातों में उसकी जगह इस्तेमाल होते थे। अगर ऐसा था तो बंकर में मरने वाला भी उसका डबल हो सकता है। कुछ तारीखदानों का कहना है कि दूसरी जंग अजीम में वेटिकन और नाजियों के दरमियान खुफिया मुआहदे थे। ये भी दावा किया गया कि कैथोलिक चर्च ने नाजी अफसरान को रैटलाइंस के जरिए यूरोप से फरार कराया और इसी नेटवर्क से हिटलर भी निकल गया। आज भी दुनिया भर में न्यू नाजी ग्रुप्स हिटलर को हीरो मानते हैं, लेकिन असल सवाल ये है, अगर हिटलर वाकई जिंदा रहा तो क्या तारीख की सबसे बड़ी जंग एक झूठ पर खत्म हुई? अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और मजीद ऐसे इंकिशाफात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और राज और इंकिशाफ के साथ। तब तक हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब।